सो गाइस फाइनली हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के यूनिट फिफ्थ पर आ चुके हैं। दोस्तों ये सब्जेक्ट जो कि कॉमन सब्जेक्ट है आपके एमबीए थर्ड सेमेस्टर में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसका यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी थे उनको सभी को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अपने पुराने वीडियोस के अंदर। सो अभी हम यूनिट फिफ्थ के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका बेसिकली है स्ट्रैटेजी इवेलुएशन एंड कंट्रोल के बारे में। यानी कि हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो भी हम अपनी रणनीति तैयार करते हैं अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने के लिए, उसको हम किस तरीके से इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट इन द सेंस मीन्स कैसे हम उसको मतलब उसका कैसे मूल्यांकन करेंगे। यानी कि जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है वो सही है या नहीं सही है, उसको इवेलुएट करना, और अगर नहीं सही है, कोई गैप्स वगैरह हैं, तो उसमें हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इस बेसिकली यूनिट में यही सब कुछ है और बहुत कुछ खास बहुत ज़्यादा मतलब आपको लेंथी यूनिट फोर्थ और अदर यूनिट्स की तरीके नहीं लगेगी। सिंपल सी यूनिट्स है, यूनिट है ये यूनिट फिफ्थ। और इसको मैंने और भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर रखे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स तो हैं वैसे, बट मैंने केवल और केवल इम्पॉर्टेंट और जो मतलब आपके बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं उनको ही लेकर के रखा हुआ है। और बहुत ही इजी लैंग्वेज का यूज़ भी किया है, आप इजीली समझ पाओगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजी इवेलुएशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में उसको देखना, उसका मूल्यांकन करना। सो एसेसिंग यानी कि अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है उसको एसेस करना कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट है और नहीं है। तो एसेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनीज स्ट्रैटेजी एंड इंश्योरिंग दैट इट इज़ अलाइंड विद द गोल्स। यानी कि जो आपने स्ट्रैटेजी तैयार करी है वो बिजनेस के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने योग्य है, उतनी एबिलिटी है आपकी स्ट्रेटजी में या फिर नहीं है। आपकी स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए वो आपके गोल से अलाइंड होनी चाहिए। तो इट इन्वॉल्व्स टू चेकिंग वेदर द स्ट्रेटजी इज वर्किंग एज इंटेंटेड एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट। यानी कि कोई आपकी स्ट्रेटजी में कोई एडजस्टमेंट या कुछ अदर चीज़ तो नहीं करनी, तो उन सभी चीज़ों को आपको देखना होता है यहाँ पर। तो इसके कुछ एक की कंपोनेंट्स हैं, यानी कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट करके आप देख सकते हो। देन इसके अलावा रिव्यू कर सकते हो, रिव्यू द इन्वायरमेंट कर सकते हो, इन्वायरमेंट कर सकते हो। देन एसेसिंग इंटरनल कैपेबिलिटीज़, अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल कैपेबिलिटीज़ को देख सकते हो, क्या आपके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, क्या अदर चीज़ें हैं जो आपकी स्ट्रेटजी को सही बनाती हैं, है ना, जो मतलब आपकी स्ट्रेटजी को, आपके गोल्स को अचीव करने योग्य बनाती हैं। एंड आइडेंटिफाई स्ट्रेटजी की इश्यूज। तो ये सब कुछ की कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। देन स्ट्रेटजी कंट्रोल के बारे में बात करें तो वही है सिंपल सा कि हमने मान लो कि कोई टारगेट फिक्स किया है ना, जैसे मान लो हमने टारगेट फिक्स किया कि हमको इस बार अपने एग्ज़ाम में 80% मार्क्स लेकर के आना है। जो हमने प्लान किया वो हमने एक्चुअल में नहीं अचीव किया, है ना। मान लो हाफ ईयरली एग्जाम्स थे तो हमने 80% का टारगेट किया बट आए 70%, तो 10% का जो गैप आया तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट की कंट्रोलिंग स्ट्रैटेजी, कंट्रोल करना कि इन 10% के गैप को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपने प्लान किया है और जो एक्चुअल में आपका निकल करके जो भी आपकी मीन्स जो आपका एक्चुअल में वर्क निकल करके आया है उसके बीच में जो कोई अगर गैप रह गया तो उसको कैसे आप कंट्रोल करोगे, कैसे एग्जीक्यूट करोगे, है ना। तो यही चीज़ बताएगी कि स्ट्रेटजी कंट्रोल्स इन्वॉल्व्स द मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस डेटा टू इंश्योर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। यानी कि जो आपने प्लान किया है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट भी होना चाहिए, इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। तो इट्स कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस टू ट्रैकिंग द आउटकम्स एंड मेकिंग करेक्शंस व्हेन नेसेसरी। यानी कि जब आपको लगे कि कहीं पर करेक्ट करने की ज़रूरत है, कहीं आउटकम सही नहीं निकल रहे हैं जितना आप इनपुट दे रहे हो, तो उधर आप नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। तो यहाँ पर अब कुछ आगे बताए गए हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी कंट्रोल, जिसमें प्रीमाइसेस कंट्रोल्स आते हैं, ठीक है, आपके इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल आते हैं, सर्विलेंस एंड स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। तो इतना इसको सबको मतलब ठीक है,
करना हो चाहो तो कर सकते हो, बट इतना डीप में अभी हम नहीं बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो मेजरिंग परफॉर्मेंस से आप एक्चुअल में क्या समझते हो। देखो हर एक चीज़ का जब तक कोई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट नहीं होता है ना, तब तक मज़ा नहीं आती है। चाहे वो आपके एग्ज़ाम्स में हो, अगर आप केवल सोचो कि आप केवल पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कोई एग्ज़ाम्स वगैरह ना हो, तो जब तक माइंड में कोई प्रेशर नहीं होगा ना, तब तक यू कैन नॉट पुश योर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, कि आप अपने आप को उस सिचुएशन में ले करके जाओ। अभी देखो अगर मेरे ऊपर प्रेशर ना होता है ना, तो मैं अभी वीडियो को ना अपलोड करता मुझे, क्योंकि ये प्रेशर है कि नहीं अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं तो उससे पहले वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए। सो यही है, मेरे ऊपर प्रेशर है ना, तो परफॉर्मेंस को हम कैसे मेज़र करेंगे। तो अ, जब तक अनटिल और अनलेस हमारे पास में कोई परफॉर्मेंस में मेज़र करने के लिए कोई टूल नहीं होगा, तब तक हम परफॉर्मेंस को मेज़र नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्स वगैरह इसलिए कंडक्ट कराए जाते हैं जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस को क्या करा जा सके, मेज़र किया जा सके। तो मेजरिंग परफॉर्मेंस सिंपली मीन्स दैट द प्रोसेस ऑफ एसेसिंग हाउ वेल एन इंडिविजुअल, टीम और ऑर्गेनाइजेशन इज अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स, जो स्टैंडर्ड तय किया गया, जो बेंचमार्क सेट कर दिया गया है, उस बेंचमार्क को अचीव करने के लिए, या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए गए हैं, उस ऑब्जेक्टिव्स को, वो ऑब्जेक्टिव्स एक्चुअल में अचीव हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करना ही आपका क्या है, मेजरिंग परफॉर्मेंस। जो इट इन्वॉल्व्स द कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू ट्रैक प्रोसेस टुवर्ड्स गोल्स एंड आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। जहां आपको लगे कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उस जगह आपको इम्प्रूवमेंट भी करना होगा। सो स्टेप्स क्या क्या है परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के। सबसे पहले आपको अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। देन उसके बाद में आप क्या करते हो कि कोई एक मैट्रिक्स चूज़ करते हो, अप्रोप्रिएट मैट्रिक्स चूज़ करते हैं। मतलब मैट्रिक्स में आपके KPIs, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं ना, उनको चूज़ करते हो कि कैसे आपने उस गोल्स और जो आपके गोल्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको कैसे आप पूरा करोगे। जैसे कि एचआर का एक सबसे बड़ा रोल होता है कि एम्प्लॉयज़ को रिटेन करके रखना, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भागने नहीं देना, है ना। सो उसको कैसे पूरा किया जाएगा। उनको मोटिवेशन दिया जाए, उनको सैलरी हाइक दी जाए, उनका रिव्यू किया जाए, उनको एम्प्लॉय एंगेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराई जाए। तो इस वजह से ही आपका जो एम्प्लॉय होगा वो आपको छोड़ करके नहीं भागे। तो दीज आर ऑल आर द KPIs, यानी कि वो सभी KPIs के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद में डेटा आप कलेक्ट करते हो, अपने डेटा को एनालाइज करते हो। जहाँ आपको लगता है कि एक्शन रिक्वायर्ड है लेना, तो वहाँ आप एक्शन को ले लेते हो। अब देखो ये बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आता रहता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, इसको ABC कॉस्टिंग के नाम से भी आप बोल सकते हो। तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पर देखो कि इट डिटरमाइंस द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट और सर्विस बाय ट्रैकिंग द एक्टिविटी दैट कॉस्ट कॉस्ट। यानी कि देखो सबसे पहले दो तरीके की कॉस्ट आप देख लो। यहाँ पर मैं आप दिखाता हूँ, ये जो डायग्राम है, इसमें पहले क्या होता था कि, एक मिनट, ये आप जो एक डायग्राम देख पा रहे हो ना, ये एक जो ड्रॉ है, मिनट, यहाँ पर जो भी चीज़ एक ड्रॉ हुई है ना, एक फिगर ड्रॉ हुआ है, तो उस फिगर को आप देख रहे हो। तो पहले ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था कि हमको एक सेट ऑफ अमाउंट दे दिया जाता था कि भैया ये लो, ये सेट ऑफ अमाउंट है। जैसे कि हमको दे दिया, हमको पॉकेट मनी दे दी गई कि 50 रुपये ये लो, है ना, 50 रुपये ये लो। अब तुमको उससे उस 50 रुपये से या 100 रुपये से तुमको पूरा 1 दिन या 2 दिन चलाना है। तो वो हमारे पास में रिसोर्स आ गया। अब भैया जब रिसोर्स आ गया, 50 रुपये या 100 रुपये आ गया, 1-2 दिन हमको चलाना है, 100 रुपये मान लो, यहाँ पर 100 रुपीज़ है ना। 100 रुपीज़ जब हमारे हाथ में आ गए और हमको सारा दिन उसको चलाना है, तो हम अपना कहीं भी खर्च करेंगे, बिना सोचे समझे इस तरीके से खर्च कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगी बात, मतलब सही नहीं लगती है ये चीज़, है ना, कि हमको कहीं भी अपना खर्च करना, जहाँ कोई समझदार होगा तो बचाएगा, नहीं बचाना चाहेगा तो नहीं बचाएगा। तो रिसोर्स हैं, अगर मान लो कंपनी के पास में बहुत सारे रिसोर्स हैं कि ये सारे हैं, जहाँ तुमको यूज़ करना हो जो, तो उसको यूज़ कर लो, बाद में बता देना कि इतना इतना हमने यूज़ किया। यानी जैसे कि कंपनी है, कंपनी में हर जगह इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, जहाँ मनो वहाँ जला लो जा करके, है ना। तो रिसोर्स है
जिसका मन हो रहा है जितना वो अपना यूज़ कर रहा है, बाद में आप जा करके बिल दे दे रहे हो, पास हो जाता है, तो उससे मज़ा नहीं आ रही है। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या है कि पहले आप क्या करते हो कि कॉस्ट को तय करते हो कि कहाँ कहाँ पर आपकी कितनी कितनी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, जैसे कि क्या हो रहा है कि आपको 100 रुपीज़ पहले नहीं दिए गए, आपको सारा दिन की जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि मान लो कि 20 रुपये आपका किराया लगता है आने जाने का स्कूल में, है ना, तो 20 रुपये मान लो आप किराए के रख लो, है ना, 20-30 रुपये का आप मान लो खाने का कुछ जोड़ लो, है ना, 20-30 रुपये आप खाने का जोड़ लेते हो। ठीक है, देन इसके बाद में चलो दोस्तों को खिलाने का या कुछ भी करने का 10-20 रुपये इस तरीके से करने का, है ना। फिर आगे आप मान लो कि चलो आपको कुछ सेव भी करना है, तो 20 रुपये मान लो आपने सेव करने हैं, तो ये कितने हो गए। तो इस तरीके से आप जब टोटल करते हो, टोटल इसका मतलब टोटल क्या हो गया, 20 + 20 60 और 70 रुपये निकल कर के आए, तब आपको जो रिसोर्स आप जहाँ पर जाते हो अपने पिताजी को बताते हो कि भैया हमको पापा हमको 70 रुपये दे दो। 70 रुपये आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग एक्टिविटीज़ उनको पूरी शो करते हो कि 20 रुपये मुझे किराए के चाहिए, 20 रुपये मुझे खाने के चाहिए, 10 रुपये मुझे अपने दोस्तों के साथ में मतलब गपशप करना है, और 10-20 रुपये हमको अपनी सेविंग करनी है। तो इस तरीके से 70 रुपये आपको दे दो, तब आपका बिल पास होता है, तब आपको पैसे दिए जाते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर यही होता है कि पहले अलग अलग एक्टिविटीज़ देख ली जाती हैं कि क्या क्या अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, उसके बाद में आपका जो भी मतलब कॉस्ट निकाल करके टोटल कॉस्ट आपको दे दी जाती है। तो यहीं पर यही चीज़ बताई गई, कॉस्ट टू स्पेसिफाई एक्टिविटीज़ लाइक मशीन सेटअप और इंस्पेक्शंस एंड देन कैलकुलेट हाउ मच ईच प्रोडक्ट यूजेस दोज एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर एक एग्जांपल छोटा सा दिया गया, लेट्स टेक टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। तो प्रोडक्ट ए जो है उसमें मोर मशीन टाइम एंड इंस्पेक्शन लग रहा है, सो यूजिंग ए बी सी इट गेट्स असाइन मोर ऑफ द टोटल ओवरहेड कॉस्ट टू कंपेयर टू द प्रोडक्ट बी। तो इससे आपको क्या हो रहा है कि यानी कि एक प्रोडक्ट ए है एक प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट ए में आपकी अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आप एक्टिविटी के हिसाब से निकाल लो, प्रोडक्ट बी में आप अपने हिसाब से, मतलब कि वही है उस तरीके का। तो आप समझ गए होगे जो मैंने आपको एग्जांपल बताया इस तरीके से, तो अपने हिसाब से इसको आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हो फ्रेम करके। बाकी ये जो डायग्राम है, ये जो ड्रॉ फिगर है, इसको आप एकदम अच्छे से अपने दिमाग में रख करके इसको ज़रूर से बना करके आना, ठीक है, सो दैट आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर इंटरप्राइज के रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो रिस्क मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो, जब भी आप कभी कोई काम करने जाते हो ना, या कुछ भी आप कुछ भी करते हो, तो हर एक जगह कहीं ना कोई रिस्क जरूर होता है। जैसे कि मान लो कि आपने कोई ऑब्जेक्टिव बनाया अपनी कंपनी के लिए, अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सेट ऑफ रूल्स तय करे, बट उसके बाद में क्या होता है कि वो नहीं पूरे हो पा रहे हैं, या उसमें कोई रिस्क आ रहा है, तो रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाएगा, रिस्क को कैसे कम किया जाएगा, है ना। तो इंटरप्राइज के रिस्क मैनेजमेंट कैसे हम करते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट की द वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टू आइडेंटिफाई एक्सेस एंड मैनेज रिस्क दैट कुड बी अफेक्ट देयर सक्सेस। यानी कि जो भी उनके सक्सेस में रुकावट बनने वाली चीज़ें हैं, उसको कैसे वो मेज़र करेंगे। इट हेल्प्स टू इंश्योर द ऑर्गेनाइजेशन कैन हैंडल अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स की, यानी कि कोई भी ऐसे रिस्क से, मतलब क्या आप समझते हो रिस्क का मतलब भाई क्या, अनएक्सपेक्टेड, जो आप सोच नहीं रहे थे वो एकदम से हो गया। मान लो, है ना, हम चल रहे थे और चलते चलते मान लो कोई भी व्यक्ति है, वो चलते चलते उसके कहीं चोट लग गई या एक्सीडेंट हो गया, तो या कुछ भी मतलब फिसल के गिर गया या कुछ भी हो गया, है ना, बाद में वो मान लो सही भी हो गया, तो ज़्यादा चोट भी नहीं आई। तो रिस्क का मतलब क्या होगा कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जो एकदम से आती है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं, है ना, स्टेप्स भी होते हैं उसको मिटिगेट करने के लिए। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई रिस्क अपने दिमाग से सोचना होता है कि कहाँ पर क्या रिस्क हो सकता है। मान लो कि कोई सॉफ्ट फ्लोर मशीन एरिया में जाओ, आप सॉफ्ट फ्लोर पे जाओ, देखो कि कहीं ऑयल वगैरह पड़ा हुआ है तो फिसल के गिरने के चांसेस हैं, तो वहाँ आइडेंटिफाई करो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करो। देन इसके बाद में एक्सेस रिस्क, उन रिस्क का एक्सेस करो, देन उसके बाद में उनको मैनेज करो, उनको मॉनिटर करके कम करने की कोशिश करो, रिपोर्ट करो जो वहाँ के रिपोर्टिंग मैनेजर हैं, या जो भी वहाँ के नो कि जिनको भी वो एरिया असाइंड है,
तो उनको आप रिपोर्ट करो जा करके, ठीक है। देन इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं कि इट हेल्प्स टू मेक द बेटर डिसीजन, इससे आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, अपने आसपास के जो रिस्क हो सकते हैं उसको कम कर सकते हो, और आपकी जो भी अपने गोल्स को अच्छे से इफेक्टिवली अचीव भी कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम्स को फेस करे हुए। देन इसके बाद में एक बहुत बहुत और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आता है कि बैलेंस स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड का मतलब क्या होगा कि एक तरीके का ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि सारी चीज़ें आपके दिखाई पड़ती है कि आपने कितना परफॉर्म किया कितना नहीं परफॉर्म किया। तो बैलेंस स्कोर कार्ड, तो इट इज़ अ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट टूल जहाँ से आप एक तरीके का प्लानिंग कर सकते हो, देख सकते हो, अपनी चीज़ों को मेज़र कर सकते हो कि कितना आप कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो काम। केपीआईज को मेज़र करने के लिए, बेसिकली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को मेज़र करने के लिए बैलेंस स्कोर कार्ड का यूज़ करते हैं। तो इसमें मेजरली 4 की एरियाज़ होते हैं, और वो कौन से होते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो इट प्रोवाइड्स बैलेंस्ड व्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बियॉन्ड जस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स, यानी कि केवल फाइनेंशियल रिजल्ट्स ही नहीं देना, पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस को दिखाना। यहाँ पर देखो ये जो 4 पर्सपेक्टिव है ना, ये जो 4 तरीके की 4 चीज़ें बताई गई हैं पर्सपेक्टिव, ये क्या है, यही स्कोर कार्ड के जो मेन 4 वो हैं, ठीक है। फाइनेंशियल, कस्टमर्स और इंटरनल प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी, मतलब कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट, तो LND जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि एक कंपनी में यूज़ द बैलेंस स्कोर कार्ड टू ट्रैक इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंटरनल प्रोसेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ। वही 4 चीज़ें हैं देखो जो लिखी हुई हैं, है ना। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंटरनल प्रोसेस एंड लर्निंग एंड ग्रोथ, टू इंश्योर ऑल द एस्पेक्ट्स की कोई भी किसी भी तरीके का अपना मतलब कि जो भी KPIs हैं उनको मेजर करने के लिए इस बैलेंस स्कोर कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। देन 4 की पर्सपेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव होता है, कस्टमर पर्सपेक्टिव होता है, इंटरनल प्रोसेस होता है, देन लर्निंग एंड ग्रोथ। ये देखो फाइनेंशियल कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, देन इसके अंदर इंटरनल प्रोसेस, और इसको लर्निंग एंड डेवलपमेंट को कैसे कैसे आप किस किस चीज़ पे है और उसके क्या KPIs डिफाइन किए गए, कैसे इनके ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव करोगे, ये सब कुछ लिखा हुआ है। फिर इसके आगे भी मैट्रिक्स वगैरह बनी होती है, बट मेजरली इसको आप याद करके अच्छे से ऐसे ही बना देना जो भी है स्कोर कार्ड। अब देखो बेंचमार्किंग भी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि 5th यूनिट में पूछा ही जाता है कई बार। तो बेंचमार्किंग का मतलब क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, है ना। जैसे आप देखते होगे कि 1 किलो का बांट, 2 किलो, 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, है ना, 1 किलो आलू। तो ये सभी क्या है, एक तरीके का बेंचमार्क है। बेंचमार्क इन द सेंस मतलब कि एक स्टैंडर्ड सेट करना, है ना। तो बेंचमार्क का अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करें ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अपने कंपटीटर्स के साथ में कंपेयर करना, यानी कंपेयरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, प्रोसेस और प्रोडक्ट्स अगेंस्ट द बेस्ट प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड्स इन द इंडस्ट्री टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। की जैसे सपोज दैट कि कंपनी A है, कंपनी B है, दोनों मान लो कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर, ये दोनों बिस्किट्स बनाने वाली कंपनी है। तो अब इन दोनों को क्या करना, आपस में कंपेयर करना, देखना कि कौन अच्छी कंपनी कौन नहीं अच्छी है। तो इससे क्या होगा कि जो नहीं भी अच्छी होगी तो वो भी दूसरे को देख करके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी। तो इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड हाउ दे मेजर अप टू कम्पिटिटर्स एंड लीडिंग कंपनीज एंड लर्न फ्रॉम देयर स्ट्रेंथ्स, है ना, दूसरों से कैसे हम सीख सकते हैं। तो एग्जाम्पल दिया गया है बेंचमार्किंग का। एक रिटेल की कंपनी है, अपने चीज़ों को कंपेयर करती है, अपने सेम जो दूसरी इंडस्ट्री है उससे कंपेयर करती है और ख़ुद में अच्छा अपना डेवलपमेंट करने की कोशिश करती है। तो वही हो गया बेंचमार्क। यहाँ पर कुछ एक डायग्राम्स दिए गए हैं, एक आपको बेंचमार्क होता है वो सेट करना होता है, व्हाट इज़ अवर परफॉर्मेंस लेवल, व्हाट टू डू विथ इट, यानी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करोगे, किस तरीके से करोगे। व्हाट अदर्स परफॉर्मेंस लेवल्स एंड हाउ डिड दे गेट देयर, यानी कि वो कहाँ पर किस तरीके से पहुँचे। मान लो कंपनी A कंपनी B है, दोनों बिस्किट के पैकेट्स बना रहे, बिस्किट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो कंपनी A मान लो नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही, कंपनी B अच्छा परफॉर्म कर रही, तो वो कंपनी B से देख करके कंपनी A भी कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकती है ना। तो इसके स्टेप्स भी होते हैं कि किस तरीके से चूज़ व्हाट टू कंपेयर, कि क्या कंपेयर करना है, और
पिक कंपनीज टू कंपेयर विथ, कि कौन सी कंपनी के साथ में किससे कंपेयर करना है, क्या क्या कंपेयर करना है, किसके साथ में क्या कंपेयर करना है। देन उसके बाद में डेटा को कलेक्ट करना, जहाँ पर गैप्स वगैरह उसको देखना है, एंड देन उसके बाद में इम्प्रूवमेंट्स को निकालना। यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया और इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके बढ़िया अपना देख सकते हो। टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग, इंटरनल बेंचमार्किंग, अपने आप के अंदर ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम बेंचमार्क सेट कर देते हैं, या फिर कंपटीटर्स के साथ में सेट कर देते हैं, फाइनेंशियल बेंचमार्क सेट कर देते हैं, है ना। तो ये सभी है। बाकी इसके बाद में एक और छोटा सी चीज़ है कि प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग परफॉर्मेंस को मेज़र करने में क्या 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 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो ऑब्जेक्टिव्स नहीं है तो हमको परफॉर्मेंस मेजरमेंट में दिक्कत होगी, है ना। कोई डेटा प्रॉपर नहीं है, या फिर बायस्ड इवेलुएशन हो रहा, शॉर्ट टर्म का फोकस्ड है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कहीं ना कहीं मिसिंग है, इंटरनल फैक्टर्स मिसिंग है, लैक ऑफ फीडबैक। तो इन सभी से हमको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करने में दिक्कत होती है, कि हमको दिक्कत होता है कि कैसे हम किसी की परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों ये था आपका यूनिट 5, एक छोटा सा यूनिट था। और भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर, बट मैंने केवल इम्पोर्टेंट कवर किए हुए हैं, इम्पोर्टेंट से ज़्यादा ही हैं बल्कि। तो इतना भी अगर आप कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। यूनिट 4 सेकेंड थर्ड के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहना, फोर्थ के मैंने इंपॉर्टेंट, फिफ्थ के सब बता दिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, और बताना कैसा आपका एग्ज़ाम रहा, क्या अदर सपोर्ट यू वांट फ्रॉम मी, और मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मेरा भी पूरा हुआ कि चलो मेरे दिमाग से भी एक वो बोझ हल्का हुआ कि हाँ मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट करके आप लोगों के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर किसी ने भी अच्छे से इसको समझ लिया, वीडियो को पूरी देख भी लिया होगा ना, तो वो भी अगर जा करके देगा एग्ज़ाम तो उसको भी अच्छे से हो जाएगा ना। कोई बहुत बड़ा कुछ याद करने से अच्छा है कि आप अपने दिमाग से लिखो, दैट विल बी अफेक्ट ऑन योर, दैट विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट ऑन योर एग्जामिनेशंस कॉपी। तो उसी को देख लेना। सो यहाँ पर है थैंक यू की स्लाइड लास्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर एंड बाय बाय।